We are doing questions on electromagnetic induction. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन मैं ये वाला ले रहा हूं 28 डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लो और अब हम इसको शुरू कर लें। ये फाइल मैंने ग्रुप पे भी डाली हुई है। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब ये है दो मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला दे दो NBA और उसमें फाई इज द प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें लिखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया लिंकिंग द फ्लक्स। हाँ सही है, परपेंडिकुलर बोलना बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मर में काफी कंफ्यूजन लोगों को आ रही है। सम पीपल आर मिस कंफ्यूजिंग, आर मेकिंग अ कंफ्यूजन, कि वो सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल, मैंने ये नहीं बोला कि वो बिल्कुल ही नहीं है। आप उसका ओ लेवल वाला मैंने क्लास में भी रिवाइज करवाया है। चलो, there is a sinusoidal current in the primary coil. How this current give rise to an induced EMF in the secondary coil? ये फेरेडे लॉ की स्टोरी है। जो प्राइमरी कॉइल में करंट होता है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जाता है, ऐसे ना, और वो वहां पहुंचकर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लगकर इंड्यूस ईएमएफ बना लेता है, ऐसे करके। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स लिंकेज से ईएमएफ इंड्यूस होती है। हाँ, वो एक ही चीज है। चेंजिंग फ्लक्स लिंक्स टू द सेकेंडरी कॉइल व्हिच इंड्यूसेस एन ईएमएफ।
Why the EMF induced in the secondary coil is not constant? वो इसलिए क्योंकि जो इनपुट है वो AC है, तो जो आउटपुट होगा वो भी AC होगा. Why the soft iron core is laminated? Lamination का मतलब होता है प्लास्टिक शीट्स डालते हैं, और वो जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि करंट आयरन कोर में लीक ना करे. अगर आयरन कोर में करंट आ जाए तो स्पार्क हो जाएगा. देखो यहां जो है ना, इधर हम चाहते हैं कि यहां करंट ना आए, इधर ऐसे करके ये करंट इसमें ना आए. अगर करंट इसमें नहीं आएगा तो इससे लीकेज नहीं होगा, और ये करंट जो है वो आयरन कोर के अंदर स्प्रेड नहीं करेगा. स्टेट फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये मैंने उस दिन भी, कल पिछली क्लास में भी करके दिया था कि इसका क्या था. ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. ये उसका लॉ है. फेरेडे ने कहा था इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. स्टेट वन फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, तो हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर इज एन एसी वोल्टेज कंट्रोलर. लीक इन आयरन लीड, बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको वो याद है तो ठीक है. ओ लेवल में पढ़ाते हैं कि वो जो आयरन होता है, आयरन कोर में जो फ्लक्स लीक होता है उसकी वजह से स्पार्क हो जाता है, एडी करंट आते हैं. उसको रोकने के लिए लेमिनेशन होती है. A sinusoidal alternating current in the primary coil give rise to a varying magnetic field linking the secondary coil. Use Faraday law to explain why the output from the transformer in an electromotive force that is alternating. वो जो alternating flux है, मैंने अभी बताया जैसे आपको, alternating flux आएगा और secondary coil में link हो जाएगा ऐसे यूं, सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो जाएगा. अब चूंकि फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग है तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ. स्टेट व्हाई द सॉफ्ट आयरन कोर इज लेमिनेटेड. लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि कोर में स्पार्क ना हो. लेमिनेशन असल में जैसे आजकल हम अपने रिजल्ट शीट्स वगैरह को भी करवाते हैं, लेमिनेशन प्लास्टिक शीट्स होती हैं जो बीच में रखते हैं ताकि जो आयरन कोर है उसमें कोई स्पार्क ना हो. A coil of wire is situated in a uniform magnetic field of flux density B. The coil has diameter 3.6 and consists of 350 turns of wire as illustrated. ये वाला क्वेश्चन पढ़ो.
नहीं, वो क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहा हूं। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ बी, ये उसने ग्राफ बनाया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है टेस्ला में, फिर वो कांस्टेंट हो गई और वो ड्रॉप हो गई। राइज करते वक्त ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा है और ड्रॉप करते वक्त कम है। शो दैट for the time 0 to 0.2 the EMF induced in the coil is 0.80 volt। चलो क्वेश्चन पढ़ो। 0 से 0.2 EMF, अब ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला कहता है कि EMF इज डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। एंड फाई इज इक्वल टू NBA। अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं, माइनस NBA अपॉन टी, तो जो n है, ये n की वैल्यू दी हुई है। कॉइल का डायामीटर दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं उससे ना एरिया बना लो। इससे एरिया बना लेते हैं, एन हमें दिया हुआ है। अब देखो तुम्हें एरिया पता चल जाएगा, एन पता है, मैं नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहा फिलहाल। और बी अपॉन टी जो है ना, वो ग्राफ का ग्रेडियंट ले लेते हैं, ऊपर वाले ग्राफ से ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ये आ गया। अब तुम लोग मुझे कैलकुलेशन करके दे दो, ये शीट तुम लोगों के पास भी है, ये मिली टेस्ला में है और ये आ रहा है 45 मिली टेस्ला ग्रेडियंट जो है। अच्छा, एन कितना है? 350। एरिया है 3.6, वो सॉरी डायमीटर, 3.6। चलो अब ये करो।
ये अहमद तुम्हें अलग से न्यूज मिलती है यार। आंसर बताओ, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था, अब इसका आंसर मुझे बताओ। हाँ लेकिन शो तो हो ना, मतलब कंफर्म तो करो ना कि शो हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन शो का मतलब ये तो नहीं ना कि डायरेक्टली बस वो लिख दें। ऑन द एक्सिस ऑफ द फिगर शो द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ई फॉर टाइम 0 to टाइम 0.8। ये वाला आंसर हमें शो करना है 0.08। और उसके बाद वो कह रहा है कि तुम इसको, जब तक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बदलती रहेगी तब तक ईएमएफ रहेगी। अब ये बात मैंने क्लास में समझाई थी कि जब बी कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0 हो जाएगी। अच्छा, फिर जब बी डिक्रीज करेगी तो दोबारा ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब तक बी बदलेगी, जब तक मैग्नेटिक फील्ड बदल रही होती है तब तक ईएमएफ इंड्यूस करती है। जब वो ईएमएफ कांस्टेंट हो जा जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो जाती है तो फिर बी नहीं, वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 0 हो जाती है। तो उसमें 0.08 की वैल्यू ले लो। पहले वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जो हमने निकाली है 0.2, जो कि ग्रेडियंट से निकली है, और उसके बाद 0.4 तक। जब बी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ऐसे। अब मुझे ये बताओ इसके बाद क्या करूं, ये तो नीचे आ रहा है, ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जी, फीडबैक दो। अब मुझे इसका फीडबैक नहीं मिल रहा, कोई बताइए। ये शीट मैंने ग्रुप पे डाली हुई है और तुम इसको वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हो।
नहीं तो वो तो बेसिकली बी बी बढ़ रहा है ना, तो बी का मतलब रेट बढ़ रहा है, ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है ना, जो ग्रेडियंट है वो तो कांस्टेंट है, तो ईएमएफ तो उससे जनरेट होगी ना। अब ये जब नीचे आएगा तो इसकी मुझे वो ईएमएफ कैलकुलेट कर दो, असुरी तौर पे तो वही ईएमएफ होनी चाहिए, लेकिन इसका ग्रेडियंट बड़ा है, तो तुम लोग मुझे अगर कैलकुलेट करके दे सकते हो तो इसका रिटर्न ग्रेडियंट निकाल दो। 0.4 से 0.8 यही कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, एरिया वही है, नंबर ऑफ टर्न्स भी वही है, लेकिन ईएमएफ बदलेगी क्योंकि रेट बदल रहा है। तो आप लोग मुझे यही कैलकुलेशन करके जरा बता दो कि ये जो रिटर्न वाला पार्ट है, ये वाला ये वाला जो पार्ट है, इसका मुझे ग्रेडियंट निकाल दो 0.04। ठीक है, मेक सेंस। तो 0.04 में नीचे ले आता हूं और ये गया है कहां तक, 0.8 तक। देखो ऐसे आ जाएगा। A bar magnet is held a small distance above the surface of an aluminum disc by means of a rod as illustrated. ये वाली स्क्रीन देखो। The aluminum disc is supported horizontally and held stationary. The magnet is rotated about a vertical axis at constant speed. Use laws of EM induction to explain why there is a torque acting on the aluminum disc. अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम डिस्क को आपने ना स्टेशनरी रखना है, मैग्नेट को अगर ये घुमाएगा, अगर ये इस मैग्नेट को घुमाएगा तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटने से, हाँ लेंज लॉ, वो तो दोनों लॉस को चाह रहा है, दो ही तो लॉज है हमारे कोर्स में, इधर ना दो लॉज हैं, वो दोनों को लगता है दोनों को लाना चाहते हैं। यूज लॉज ऑफ ईएम इंडक्शन, तो पहले फेरेडे लॉ को ले आओ, एग्जामिनर को बताओ कि जब ये बार मैग्नेट घूमेगा, जब बार मैग्नेट घूमेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें फ्लक्स कटेगा ना, जब ये घूमेगा तो इसका फेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या होगा, जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और ये ईएमएफ ऊपर वाले रोटेटिंग मैग्नेट को अपोज करेगी, और उसको अपोज करने का एक ही तरीका है क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी ऑपोजिशन भी रोटेशन ही होगी। तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ये जो ऑपोजिशन आ रही है, जो दूसरा टॉर्क आ रहा है, वो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए, हमने ये क्वेश्चन शुरू कर दिए।
तो हम अभी आज का काम इतना ही रखते हैं और इसको इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।